हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड आइज के करंट अफेयर्स जो कि मई मंथ के। तो इसमें हम लोग काफ़ी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, सारी लगभग हो चुकी है। एक आपका टॉपिक बचा हुआ है न्यूज़ इन शॉर्ट। तो इसमें जितने भी न्यूज़ इन शॉर्ट है यानी कि छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं पूरे एक महीने की, उसको इसमें कवर किया जाता है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। और एक लेसन आएगा आपका गवर्नमेंट स्कीम्स का, जो भी दो यहाँ पे स्कीम्स है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड थे, तो इसके बारे में देख लेंगे, आपको मिल जाएगा। लेकिन आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आत्मनिर्भर भारत के ऊपर। आत्मनिर्भर भारत, जो कि आप लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये बातें रखी गई है कि अब हम लोग को जो है ना सेल्फ रियलाइंट होनी है। तो इसके बारे में पूरी ईच एंड एवरी पॉइंट को हम लोग डिटेल में देखेंगे। इस बार की जो योजना मंथ की जो मैगजीन थी, योजना मैगजीन जो थी, वो भी इसी के ऊपर था, सेल्फ रियलाइंट के ऊपर था। हालांकि एक आपका लेसन आ चुका है, एक लेसन और भी बाकी है, मैं उसको प्रोवाइड करूँगी बहुत जल्दी। तो उसको भी आप लोग देख सकते हो, मैं आई बटन पे यहाँ पे लगा दूंगी, सेट कर दूंगी, तो आप लोग देख लेना। या फिर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। योजना नाम की प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग को मिल जाएगा। सो आत्मनिर्भर भारत के बारे में ना डिटेल देखेंगे, क्योंकि देखिए ये एक ऐसा टॉपिक बन चुका है ना जो आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में पूरी तरीके से ये पार्टिसिपेट करेगा। तो अभी बहुत सारे स्टेट पीसीएस के मेंस के भी रिजल्ट आए हैं, तो उनकी इंटरव्यू होने वाली है। और यूपीएससी की तो ऑन गोइंग है ही, साथ ही आपका जो है प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा। तो इसमें जो यूपीएससी की प्रीलिम्स होगी एक्सक्लूसिवली इससे क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, एक या दो मान के आप लोग को चलना ही है। साथ ही स्टेट पीसीएस भी अगर आप लोग देख रहे हो तो उसमें भी देना बनता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आने ही वाला है, इसलिए ये टॉपिक को आप लोग को बहुत अच्छे से कवर करके चलना है। देखिए क्या क्या बातें पहले हम लोग इसमें देखने वाले हैं। क्या मेजर्स लिया जा रहा है हेल्थ और एजुकेशन के फील्ड में, और जो आपका पैकेज रखा गया है 20 लाख करोड़ का पैकेज, तो मेनली वही है, उसी को कहा जा रहा है आत्मनिर्भर भारत। तो उसके बारे में देखें कि हेल्थ और एजुकेशन के लिए क्या है। तो सबसे बेसिक पॉइंट तो यही है, हेल्थ और एजुकेशन के लिए जानना चाहिए, तो इसके बारे में देखेंगे। फिर यहाँ पे जो माइग्रेंट लेबर थे, जो कि हम लोग देखिए कि बहुत ज़्यादा जो है वो अपने गाँव लौट आए हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। जो अर्बन पुअर है उनके बारे में देखेंगे। साथ ही कुछ मेजर्स अनाउंस किया गया है रूरल डेवलपमेंट के बारे में, एग्रीकल्चर और जो इससे अलाइड सेक्टर्स है उसके बारे में देखेंगे। तो बहुत ही डिटेल में दिया गया है। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स रिफॉर्म के बारे में बात की जा रही है। आप लोग को पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट है जिसमें कि इंडस्ट्रियल रिफॉर्म किया गया है। जो भी लेबर वेजेस जो कानून वगैरह था, उनको अभी कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया गया है, जैसे कि आंध्र प्रदेश है, और भी कोई और स्टेट है जो कि मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो याद रखिएगा, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे एमएसएमई सेक्टर्स के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि एमएसएमई सेक्टर्स का जो यहाँ पे डेफिनेशन था कि किसको हम लोग माइक्रो इंटरप्राइजेस कहते हैं, किसको मीडियम इंटरप्राइजेस एंड किसको यहाँ पे जो है हम लोग स्मॉल इंटरप्राइजेस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अब चेंज हो चुकी है, तो यू शुड नो अबाउट दिस टॉपिक। एंड नेक्स्ट इज़ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्या यहाँ पे एक्सक्लूसिवली एमएसएमई सेक्टर्स के लिए लाया गया है, क्योंकि बहुत मास नंबर में एमएसएमई सेक्टर्स हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसके लिए एक स्पेशल फोकस दिया जाता है। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जनरल पॉलिसी रिफॉर्म देखेंगे जो कि इकोनॉमिक पैकेज में रखा गया है। तो ईच एंड एवरी पॉइंट को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, ओके। तो मे बी मैं इसमें आपका 2 पार्ट आए या फिर 3 पार्ट आपका आ सकता है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग इस लेसन को ज़रूर मिस मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आत्मनिर्भर भारत, इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो आत्मनिर्भर भारत के पहले जो है ना, यहाँ पे आपका ऐसा नहीं है कि आत्मनिर्भर भारत पहली बार अनाउंस हुआ है, ये पहले भी आपका अनाउंस किया गया है, बट छोटे छोटे स्टेप्स में। हम लोग आगे देखेंगे कि आत्मनिर्भर भारत जो है ये पहले कैसे जो है सरकार के द्वारा ये आपका जो है अनाउंस किया गया है। बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिफोर आत्मनिर्भर भारत अभियान वॉज अनाउंस्ड, इसको अनाउंस करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सेवरल मेजर्स लिया गया है, जिससे कि हमारी इकॉनमी जो है ना एक सही तरीके से चलते रहे। जैसे कि एलोकेशन किया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के बारे में, तो इसमें कुछ यहाँ पे आपका एलोकेशन किया गया है, तो इसके बारे में भी देखेंगे। आरबीआई के द्वारा भी बहुत सारे स्टेप्स लिया गया है, जिससे कि जो सिचुएशन है उसको और ज़्यादा लीज किया जा सके, और ज़्यादा जो है ईज़ किया जा सके। और जो मेजर्स है यहाँ पे आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों के द्वारा लिया गया है, और इस पैकेज को हम लोग कह रहे हैं 20 लाख करोड़ पैकेज। तो डिटेल में देखेंगे कि 20 लाख करोड़ पैकेज में किस किस चीज़ों का प्रावधान रखा गया है। तब आते हैं और देखते हैं यहाँ पे मेजर्स क्या क्या हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में लिया गया है।
तो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के अगर बारे में बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले किया जाता है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अगर आप लोग का हेल्थ अच्छा नहीं होगा तो आप लोग किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लगेगा, आप कोई भी काम को 100% तरीके से कर नहीं पाओगे। वहीं अगर एजुकेशन आपके पास नहीं रहेगा तो आपके पास नॉलेज की कमी होगी, फिर आप लोग अपना जो काम है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। तो दोनों चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लोग को अपने आप को डेवलपमेंट करना है। तो इसी के लाइट में जो पैकेज है इसमें सेवरल मेजर्स रखा गया है कि कैसे जो डैमेजेस निकल कर आ रहा है उसको कम करना है, और साथ ही साथ एक अच्छा खासा एफर्ट्स इनिशिएट करना है जिससे कि कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। तो इसी के बारे में यहाँ पे मेजर्स में रखा गया है। अब देखते हैं क्या क्या रिफॉर्म्स है, क्या क्या अनेबलर है जो कि यहाँ पे हेल्थ सेक्टर के लिए अनाउंस किया गया है। तो पहले हम लोग हेल्थ सेक्टर के लिए देखेंगे क्या क्या स्टेप्स लिया गया है कोविड-19 कंटेनमेंट में। तो कोविड-19 जो इमरजेंसी रिस्पांस और हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज है इसमें 15,000 करोड़ रखा गया है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए। ये जो मनी है ये आपका यूज़ किया जाएगा कोविड-19 हॉस्पिटल को डेवलप करने के लिए, कुछ पीपीई किट्स को बाय करने के लिए जिसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं। तो नाम आप लोग को याद होना चाहिए, पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। साथ ही कुछ लेबोरेटरी सेटअप करने के लिए या फिर कुछ एसेंशियल जो मेडिकल सप्लाईज है उसको प्रोक्योर करना, मेडिसिन लेना, कंज्यूमेबल्स चीज़ें लेनी जो कि कोविड-19 के पेशेंट को ज़रूरत है। तो ये पूरी चीज़ों की तैयारी करने के लिए यहाँ पे 15,000 करोड़ जो है हेल्थ सेक्टर के लिए आत्मनिर्भर भारत के थ्रू यहाँ पे रिलीफ पैकेज दिया गया है। साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लिवरेज करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी कैसे करना, तो यहाँ पे ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन सर्विस है। ई टेली हम लोग यहाँ पे देखें कि टेलीमेडिसिन के बारे में हम लोग पढ़े थे कि आप लोग को अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, जैसे अभी कोविड-19 की सिचुएशन है, कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, घर से बाहर नहीं निकलना, काफ़ी राज्यों में अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। तो इससे क्या है कि आप लोग जो है ना ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हो डॉक्टर से, उसको कहते हैं टेलीमेडिसिन। तो टेलीमेडिसिन आज के डेट में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो इसी में यहाँ पर भी रखा गया कि ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन सर्विसेज है, कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाएगा कैसे, तो वर्चुअल लर्निंग मॉड्यूल से, यानी कि यहाँ पे वर्चुअल लर्निंग मॉड्यूल से यहाँ पे आपका कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाएगा। जैसे कि IGOT प्लेटफॉर्म है, आरोग्य सेतु ऐप है कि आप लोग खुद को सेल्फ एसेस कर सकते हो, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो पाएगा। अगर आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप है, आप लोग बाहर कहीं भी जाते हो, अगर कोई और पर्सन जो है सस्पेक्टेड होंगे तो आप जब भी उस कोविड पेशेंट के अगर कॉन्टैक्ट में आओगे तो आपके पास जो है एक नोटिफिकेशन आ जाएगा इस ऐप में। तो ये भी एक बेटर चीज़ है जिससे कि आप खुद को यहाँ पे सेल्फ एसेस कर सको। उसके बाद एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट को यहाँ पे अमेंड किया गया है जिससे कि हेल्थ वर्कर्स को यहाँ पे जो पब्लिक हरासमेंट किया जाता है उनको प्रोटेक्ट कर सके। तो कैसे ये हरासमेंट किया जाता है और कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि मान लीजिए कोई कोविड-19 के पेशेंट है, अगर उनका डेथ हो जाता है तो यहाँ पे जो कोविड-19 के पेशेंट के रिलेटिव होते हैं वो क्या करते हैं कि डॉक्टर्स को मारते हैं, समटाइम्स जो है हॉस्पिटल के जितने भी फर्नीचर वगैरह है उसको तोड़ते हैं, हॉस्पिटल तोड़ते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं उनको हॉस्पिटल के बाहर जो है उनको टॉर्चर किया जाता है, उनके फैमिली मेम्बर्स ट्रबल में आ जाते हैं। तो इस तरीके का जो यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर सेक्शन में है, हर एक डॉक्टर्स जो है इस तरीके का फेस करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक गलत चीज़ है, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर भगवान क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स होते हैं वो भगवान नहीं होते, वो काम करते हैं, वो हमें बचाने का ही कोशिश करते हैं, वो ऐसा थोड़ी है कि हमें मार देते हैं, ऐसा नहीं करते। तो उनको आप लोग मारते पीटते हो, अपना गुस्सा डॉक्टर्स पे निकालते हो, तो ऐसे में कौन डॉक्टर चाहेंगे कि कोविड-19 पेशेंट का जो है वो लोग ट्रीटमेंट करें, क्योंकि डर ही लगते रहेगा कि अगर इनको कुछ हो जाएगा तो इनके रिलेटिव जो है फिर उनको टॉर्चर करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है ना कि प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे इंडियन डॉक्टर्स को। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको पब्लिक हरासमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट को यहाँ पे आपका अमेंड किया गया है। अगर हम लोग कुछ अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो जो यहाँ पे हेल्थ पर्सनल के अगेंस्ट में वायलेंस है ये कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल कहने का मतलब है कि बिना वारंट के भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है, और साथ ही साथ इसमें आपको बेल देने का भी प्रावधान नहीं है। इसमें क्या है कि आपको 7 साल तक का जेल होगा। साथ ही साथ यहाँ पे प्रोविज़न है कि कंपनसेशन भी प्रोवाइड करना है। अगर हेल्थ केयर सर्विसेज पर्सनल को कोई भी तरीके का इंजरी होता है तो उसमें कंपनसेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर हॉस्पिटल में किसी भी तरीके का डैमेज हो रहा है या फिर प्रॉपर्टी का लॉस हो रहा है, तो ये सारी चीज़ों के लिए भी जो है ना आपको यहाँ पे उनको यहाँ पे कंपनसेशन दिया जाएगा। तो ये प्रावधान किया गया है किसके थ्रू, तो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट के थ्रू किया गया है। फाइन। सेकंड क्या है कि यहाँ पे एडिक्वेट प्रोविजन इंश्योर करने के लिए कि यहाँ पे पीपीई किट जो है वो सही से सारे डॉक्टर्स को प्रोवाइड किया जाए। जितने भी यहाँ पे आप लोग देखते हो कि जो म्यूनिसिपल वेस्टेज जो यहाँ पे आप लोग का जो कलेक्ट करते हैं जितने भी लोग हैं, तो उन लोगों को दिया जाए जो कि आपका काम कर रहे हैं, बाहर जो भी आ रहे हैं जा रहे हैं। आज के डेट में फ़्लाइट में भी अगर आप लोग ट्रैवल करोगे तो उसमें भी आप लोग को पीपीई किट प्रोवाइड किया जाता है। तो पीपीई किट बहुत सही है, अगर आप लोग भी इस तरीके के पीपीई किट को परचेज़ कर सकते हो। 800 रुपीज़ की मिलती है, इसमें आपको पूरी
ये सारे सामान मिल जाएंगे आपको। फेस शील्ड मिल जाएगा, मास्क मिल जाएगा, साथ ही आप लोगों को ग्लव्स मिलेगा, शूज़ मिलेगा, और पूरी तरीके से जो है ना ये आपका कवर अप जो ड्रेस है वो मिल जाता है। तो पीपीई किट आप लोग भी खरीद रख सकते हो, जिससे कि अगर मान लो आप लोग के पेरेंट्स को किसी भी तरीके की डिजीज़ है, प्रॉब्लम है, अगर उनको बाहर लेकर जाना है, किसी भी एक होता है ना कि कंडीशन किस तरीके की बैड कंडीशन आ जाए, नोबडी नोज, तो आप लोग उस समय इसका इस्तेमाल कर सको। तो पीपीई किट जो है हमारे कंट्रीज़ में अवेलेबल हो। अगर हम लोग गवर्नमेंट की डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो पीपीई किट के थे वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। हमारे यहाँ 0 मैन्युफैक्चर होता था, लेकिन आज के डेट में जो है ना 300 से भी ज़्यादा हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। साथ ही ऑलरेडी हम लोग जो है 51 लाख पीपीई को जो है एक्सपोर्ट कर चुके हैं, सॉरी सप्लाई किए हैं 51 लाख पीपीई को किट को, और 87 लाख जो है N95 मास्क जो है इसको हम लोग सप्लाई किए हैं। 11.08 करोड़ जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो टैबलेट है इसको हम लोग सप्लाई किए। तो इसके थ्रू आप लोग समझ सकते हो कि कितने मास नंबर पे हमारे इंडियंस के द्वारा जो है काम भी किया गया है। ये तीनों चीज़ ध्यान रखिएगा, पीपीई किट, साथ ही N95 मास्क, और साथ ही यहाँ पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टैबलेट के बारे में। तो आइए एक बेसिक डिफरेंस मैं बताती हूँ। दो तरीके के मास्क आप लोग देख रहे होंगे, एक को कहते हैं N95 मास्क जिसका हम लोग सप्लाई बहुत ज़्यादा किए हैं, एक होता है सर्जिकल मास्क जो कि रेगुलर आमतौर पर डॉक्टर्स लोग जो है वो इसका इस्तेमाल करते ही करते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये आप लोग को पता होना चाहिए। प्रोटेक्ट अगर हम लोग देखें तो सर्जिकल मास्क जो हमें प्रोटेक्ट करता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बॉडी फ्लूइड है या फिर लार्ज पार्टिकल्स है हवा में, तो उससे हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अगर N95 के बारे में देखें तो यहाँ पे जो एयरबॉर्न पॉल्यूटेंट है जैसे कि हेज़ हो गया, PM2.5 पार्टिकुलेट्स है, या फिर यहाँ पे वायरसेस है, तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ना सबसे अच्छा मास्क जो कहा जाता है वो N95 मास्क होता है। ठीक है, तो मेनली अभी जो कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई मास्क आपके लिए हेल्पफुल है तो ये है N95 मास्क। सर्जिकल मास्क इज़ नॉट अप टू द मार्क, ओके, क्योंकि सर्जिकल मास्क जो है वो लूज फिट भी होता है, आपका टाइटली फिट नहीं होता है, आराम से आप लोग जो है अप डाउन भी करते हो। लेकिन ये जो N95 मास्क है ये आराम से जो है कंफर्टेबल होता है, एक बार आपका लग गया नाक में तो ये आराम से आपका रह जाता है। और सर्जिकल मास्क जो है एक ही साइज़ में आता है, लेकिन N95 मास्क जो है 3 साइज में आता है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग जो है इस 3 तरीके में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हो। तो डिफरेंस क्या है दोनों मास्क के बीच में? सबसे पहला है कि प्रोटेक्ट के अगेंस्ट में ये प्रोटेक्ट करता है, सेकंड है कि फिटिंग, और थर्ड है यहाँ पे साइज। तो ध्यान रखिएगा। कुछ और अगर हम लोग हेल्थ रिफॉर्म या फिर इनिशिएटिव जो भी यहाँ पे इस पैकेज में अनाउंस किया गया है उसके बारे में अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ जो है पब्लिक हेल्थ में इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया है। पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर हम लोग देखें जो खर्चा किया जाता है हेल्थ के ऊपर ये भी बढ़ाया गया है, यानी कि ग्रास रूट जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, जितने भी बेसिक हॉस्पिटल्स वगैरह है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया है। जैसे कि हमारे हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स अगर हम लोग रूरल और अर्बन एरिया में देखें तो इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। साथ ही प्रिपेयर किया गया है इंडिया को किसी भी फ्यूचर पैंडेमिक्स के लिए, तो इस तरीके का भी काम किया जा रहा है, क्योंकि एक बार गलती करने से हम लोग सीख जाते हैं। तो ये पैंडेमिक जो है इतना बड़ा आपको शिक्षा देकर जाएगा कि आप लोग आगे आने वाले दिनों में भी काफ़ी अच्छे से जो है चीज़ों को आप लोग रिफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल जो ब्लॉक है सारे डिस्ट्रिक्ट में उसको मेंटेन किया जाएगा। लैब नेटवर्क और जो सर्विलेंस है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। इसमें क्या है कि इंटीग्रेटेड जो पब्लिक हेल्थ लैब है इसको बनाया जाएगा सारे डिस्ट्रिक्ट में। साथ ही जो प्रोजेक्ट है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म है वन हेल्थ बाय ICMR, और साथ ही साथ जो नेशनल डिजिटल हेल्थ यहाँ पे ब्लूप्रिंट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिससे कि जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है ये भी आपका फुलफिल हो सके। ओके, अब यहाँ पे ये सारी बातें तो हम लोग किए हैं हेल्थ सिस्टम में। अब एजुकेशन सिस्टम में देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे रिफॉर्म्स लेकर आया गया है। सबसे पहला है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दिया गया है ड्यूरिंग कोविड-19। 12 न्यू स्वयं प्रभा DTH चैनल को यहाँ पे ऐड किया जाएगा, जिससे कि ऑलरेडी आप लोग देखोगे कि स्कूल एजुकेशन पे काफ़ी अच्छे तरीके से जो है इसके अलावा 3 चैनल्स जो है जिसको भी आपका ऐड किया गया था जो कि स्कूल एजुकेशन के लिए था, जिससे क्या होगा कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा और रिच किया जाएगा जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। क्योंकि अभी आप लोग जो मेरे लेसन देख रहे हो ये इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है। अगर इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं रह पाएगी तो शायद आप लोग मेरे लेसन नहीं देख पाओगे। लेकिन यही चीज़ें, यही लेसन अगर मैं DTH में प्रोवाइड करूँ, टेलीविज़न में प्रोवाइड करूँ, तो मे भी आप लोग जो है हमेशा इसको देख सकते हो। तो ये बातें जो है यहाँ पर सरकार के द्वारा लिया गया है। गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्राइवेट DTH ऑपरेटर को भी यहाँ पे टाइड अप किया गया है, जैसे कि टाटा स्काई है, एयरटेल है। तो इसमें भी एयर एजुकेशनल वीडियो कंटेंट जो है वो दिया गया है, जिसके थ्रू बच्चे दूर तक जहाँ जहाँ बच्चे हैं, अगर कोई बच्चे यहाँ पे टाटा स्काई या फिर एयरटेल इस्तेमाल करते हैं तो उनके पास भी इस तरीके का लेसन पहुँच सके। दीक्षा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आप लोग देखोगे कि 61 करोड़ हिट कर चुका है 24 मार्च तक। तो दीक्षा में आप देखोगे कि ये नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है टीचर्स के लिए। दीक्षा पोर्टल है जिसमें यहाँ पे टीचर्स को मदद किया जाता है।
कि वो खुद को या बच्चों को लर्न कराए, ट्रेन करे खुद को। साथ ही यहाँ पे टीचर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि उनको जो है ट्रेनिंग कंटेंट भी मिलता है, उनका प्रोफाइल भी होता है, इन क्लास रिसोर्सेज होता है, असेसमेंट मदद भी दिया जाएगा, न्यूज़ और अनाउंसमेंट भी होगा और टीचर कम्युनिटी से यहाँ पे कनेक्टिविटी भी मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखें तो 200 न्यू टेक्स्ट बुक जो है उसको ई पाठशाला में ऐड किया गया है। ई पाठशाला एक पोर्टल है और ऐप है जो कि एनसीईआरटी के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया है। तो वही एनसीईआरटी है जो कि यहाँ पे प्रेफर किया जाता है। अगर आप लोग यहाँ पे सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मस्ट हैव है कि आप लोग एनसीईआरटी जो है सारे बुक्स को फॉलो कर लो। साथ ही यहाँ पे क्या है कि एजुकेशनल रिसोर्सेज को होस्ट किया गया है, जैसे कि टेक्स्ट बुक है, ऑडियो है, वीडियो है, यहाँ पे पेरियोडिकल है, वैरायटी ऑफ अदर प्रिंट्स, नॉन प्रिंट मटेरियल है जो कि टीचर्स के लिए है, स्टूडेंट के लिए है, पेरेंट्स के लिए है, रिसर्चर्स के लिए और एडुकेटर्स के लिए है। तो ये सारे यहाँ पे आप लोग देखोगे कि रिफॉर्म्स लाया गया है, वो भी एजुकेशनल सिस्टम में। साथ ही अगर देखें कि फ्यूचर प्लान क्या किया जा रहा है कि ऐसे कि यहाँ पे आपका जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन है वो कैसे और बेटर हो सके, तो पीएम ई विद्या है, यानी कि एक प्रोग्राम है मल्टी मोड्स एक्सेस का, कि आप लोग सही तरीके से और बहुत तरीके से मल्टी मोड यहाँ पे एक्सेस है जो कि आपको डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेस कर सके, ये भी लॉन्च किया गया है। इसमें क्या क्या है, दीक्षा पोर्टल है, दीक्षा पोर्टल जो कि स्कूल एजुकेशन के लिए हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में। इसमें डिजिटल कंटेंट है, क्यूआर कोडेड इनर्जाइज टेक्स्ट बुक है सारे ग्रेड के लिए, यानी कि बस एक आप लोग क्यूआर कोड जो होता है ना उसको आप लोग जो है स्कैन कर लो, इस तरीके का क्यूआर कोड होता है, तो उसको आप लोग स्कैन कर लो, उसके बाद आप लोग कोई भी बुक को डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो। तो ये आइडिया जो आया है ये है वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म का। साथ ही एक आप लोग टीवी चैनल भी देखोगे जो कि पर क्लास के लिए है, 1 क्लास से लेकर 12th क्लास के लिए यहाँ पे रखा गया है, 1 क्लास 1 चैनल है। साथ ही यहाँ पे जो एक्सटेंसिव यूज़ है डिवाइसेस का, जैसे रेडियो हो गया, कम्युनिटी रेडियो हो गया, पॉडकास्ट हो गया, तो इन सब का इस्तेमाल जो है अच्छे तरीके से आज के डेट में हो पा रहा है। स्पेशल ई कंटेंट है जो कि जनरेट किया गया है जितने भी विजुअल और हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जो कि देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे एक अच्छा खासा ऑनलाइन कंटेंट यहाँ पे जनरेट किया गया है। टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ है हमारे कंट्री में जिनको यहाँ पे परमिट किया जाएगा कि वो ऑटोमेटिकली अपने ऑनलाइन कोर्सेज को स्टार्ट कर सकते हैं 30 मई 2020 से। साथ ही यहाँ पे मनोदर्पण है। सो मनोदर्पण भी एक इनिशिएटिव है, साइकोलॉजी सपोर्ट किया जाएगा टीचर्स को, स्टूडेंट को, उनके फैमिलीज़ को, कि वो अपने मेंटल हेल्थ को प्रिपेयर करके रखे, इमोशनल वेलबिंग रहे। क्योंकि इस टाइम पे आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि आप लोग घर बैठे बैठे कोई भी तरीके का ना बाहर जा सकते, इंजॉय नहीं कर सकते, सिचुएशन इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि डर एक अलग लेवल का रहता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होता है ना कि जितने भी बच्चे हैं जिनको खेलने का मौका नहीं मिल रहा है, बाहर जाके घूमने का मौका नहीं मिल रहा है, तो इन सब के लिए यहाँ पे आपका मनोदर्पण रखा गया है कि साइकोलॉजी आपका जो है ना यहाँ पे टेस्ट होते रहेगा, आपको वेलबींग के लिए बताया जाएगा, आपके मेंटल हेल्थ और पीस पे काम किया जाएगा। न्यू नेशनल करिकुलम और यहाँ पे पेडागोगिकल जो फ्रेमवर्क है स्कूल के लिए और अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स के लिए वो भी यहाँ पे रखा जाएगा। और साथ ही साथ इसको जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है उसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा जो कि ग्लोबल और 21st सेंचुरी की स्किल रिक्वायरमेंट है। नेशनल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशंस है जिसको कि दिसंबर 2020 तक लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि हर एक चिल्ड्रन जो है ना ये लर्निंग लेवल को अटेंड कर सके और आउटकम्स यहाँ पे निकल कर आए, वो भी ग्रेड 5 में, और कब तक, तो 2025 तक। तो इतने सारे जो है यहाँ पे प्रोग्राम्स है जो कि फ्यूचर प्रोग्राम है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे प्रोग्राम अभी चल रहा है, ऑनगोइंग है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में आप लोग को फ्यूचर प्रोग्राम देखने को मिलेगा, तो इस पर भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं, ये तो हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। अब देखते हैं कि हमारे जो माइग्रेंट्स है और जो अर्बन पुअर है उनके लिए यहाँ पे क्या आपका प्रोविज़न निकल कर आया है। तो सबसे पहला जो ये इकोनॉमिक पैकेज है इसमें यहाँ पे आपका रखा गया है कि जो भी गरीब लोग जो आज की डेट में बहुत प्रॉब्लम झेले हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम स्टार्टिंग से झेले हैं वो गरीब लोग ही झेले हैं। जो माइग्रेंट लेबर थे उनकी तो क्या हालत हुई है आप लोग भी देखे होंगे, कितना ज़्यादा एक्सक्लूसिवली हर एक टीवी चैनल पे न्यूज़ में कवर किया जा रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा मीन्स पेनफुल था, है कि नहीं। तो इससे क्या हुआ है ना कि कुछ मेजर्स यहाँ पे आप देखोगे कि अफेक्ट किया जाएगा, जैसे कि क्रेडिट लाइन हो गई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, कुछ और है जो कि यहाँ पे आपका अफेक्ट होगा। तो सबसे पहला जो यहाँ पे माइग्रेंट लेबर और अर्बन पुअर के लिए काम किया जा रहा है, दिस इज़ वन नेशन वन राशन कार्ड इनिशिएटिव। इसके बारे में डिटेल हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग मार्च और अप्रैल मंथ की, अगर आप लोग मुझे लगता है अप्रैल या मई मंथ में है, अगर आप लोग इकोनॉमी का लेसन देखे हो तो आप लोग को पता चल गया होगा वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में। इसका एम है कि एक यहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी सिस्टम क्रिएट करना है जिससे कि जितने भी माइग्रेंट हैं तो उनको यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो है राशन मिल सके, वो भी कोई भी तरीके की फेयर प्राइस शॉप से इंडिया में, और एक ही राशन कार्ड को इस्तेमाल करके। यानी कि आप लोग मानिए कि अगर बिहार से कोई लोग हैं, बिहार से जैसे लेबर है, तो उनका यहाँ पर राशन कार्ड बनता है। अगर वो माइग्रेट करके दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली जाकर क्या करना
होता था कि उनको वहाँ पे वहाँ का राशन कार्ड बनवाना होता था, और बनवाने में आप लोग को पता है कितना टाइम लग जाता है, तब तक इनको वहाँ से जो है ना राशन कार्ड सस्ते दामों से नहीं मिलता था। तो यहाँ पे क्या है कि अब क्या है ना कि एक राशन कार्ड है, मान लीजिए कि बिहार के ही लोगों का यहाँ पे राशन कार्ड है, तो वो चाहे दिल्ली जाए, मुंबई जाए, बैंगलोर जाए, कहीं भी जाए, उनका यही राशन कार्ड जो है ना हर जगह काम आएगा, और वो वहाँ पे भी जो है ना इसी राशन कार्ड से उनको सही तरीके से जो है पीडीएस के थ्रू फेयर प्राइस शॉप से उनको ग्रेन्स दिया जाएगा सस्ते दाम पे। ये जो स्कीम है ये प्राइम मिनिस्टर की जो टेक्नोलॉजी ड्राइवन सिस्टम प्रोग्राम है उसी का एक पार्ट है। साथ ही इसमें 67 करोड़ बेनिफिशरीज है 23 स्टेट से, जिसमें कि 83% जो पीडीएस पॉपुलेशन है उसको अगस्त 2020 तक कवर किया गया है। और साथ ही इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी है जो कि इसको 20 स्टेट में इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर इस स्कीम के अकॉर्डिंग देखें तो सारे स्टेट और जो यूटीज़ है वो यहाँ पे फुल पे जो फेयर प्राइस शॉप है ऑटोमेशन उसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। 100% नेशनल पोर्टेबिलिटी होगा, वो भी मार्च 2021 तक। तो नेक्स्ट ईयर तक यहाँ पे आपका 100% होगा, तो इसलिए यहाँ पे वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड जो यहाँ पे काम किया जाएगा वो है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे क्या है कि ये आपका प्रधानमंत्री जो आवास योजना था, हर एक लोगों को यहाँ पे जितने भी बीपीएल फैमिली के पर्सन हैं उनको पक्का हाउस प्रोवाइड करने का जो यहाँ पे हाउसिंग फॉर ऑल का जो एम था, उसी के अंदर इसको लॉन्च किया गया है कि अफोर्डेबल यहाँ पे रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस है, यानी कि जो रेंट में लोग रहते हैं उनके लिए अफोर्डेबल होगा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट की फंडिंग जो हाउसिंग है सिटीज़ में उसको कन्वर्ट किया जाएगा ARSC में, और ये पीपीई मोड का इस्तेमाल करके होगा। कहने का मतलब है कि जो पब्लिक प्राइवेट मोड है उसको इस्तेमाल करके यहाँ पे जो है आपका ये काम किया जाएगा। इससे क्या है कि माइग्रेंट वर्कर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा, अर्बन पुअर को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा कि वो सिटीज़ में रह पाएंगे, और एक रीजनेबल रेंट वो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो कम्प्लेक्स होगा, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो बिल्डिंग बनाई जाएगी उसमें बहुत सस्ते दाम में जो है वो आराम से रह पाएंगे। ये क्या है कि गवर्नमेंट जो है ना इंसेंटिवाइज भी करेंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को कि वो जल्दी से जल्दी इस तरीके का कॉम्प्लेक्सेस बनाएं, इंडस्ट्रीज़ को, इंस्टीट्यूशनल एसोसिएशन को, साथ ही सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज़ को कि वो यहाँ पे इसको डेवलप भी करें और बेटर तरीके से ऑपरेट भी करें। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे है स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, यानी कि जो आप लोग देखते हो कि ठेले वगैरह जो लगाते हैं हर एक रोड के किनारे, तो यहाँ पे उनके लिए 5000 करोड़ का यहाँ पे प्रोविज़न एलोकेशन रखा गया है। इस स्कीम का एम यही है कि जो एडवर्स इम्पैक्ट हुआ है, यानी कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो कि आपके रोड के किनारे जो ठेले वगैरह लगाते हैं, डेली का उनका बिजनेस है, डेली जितना वो कमा पाते हैं उतने ही वो खा पाते हैं, तो उनकी जो यहाँ पे लाइवलीहुड है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। तो उन्हीं के लिए यहाँ पे रखा गया कि पहले यहाँ पे देखना है कि कितने लोग ऐसे थे और कितनी की लाइफ यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है, तो उनको एक फॉर्मल क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके लिए इस तरीके का प्रोविज़न लाया गया है। ये डायरेक्टली सपोर्ट करेगा, यानी कि 50 लाख जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट किया जाएगा। इस स्कीम के अंदर क्या है कि इनिशियल जो वर्किंग कैपिटल है वो 10,000 रुपीज़ के लिए, साथ ही यहाँ पे डिजिटल जो रीपेमेंट होगा लोन का वो इंसेंटिवाइज किया जाएगा, वो भी मॉनेटरी रिवार्ड देके, यानी कि अगर वो टाइम पे यहाँ पे रीपेमेंट कर लेते, पहले उनको लोन लेना होगा, 10,000 तक का उनको लोन दिया जाएगा, और अगर वो टाइम पे जैसे मान लीजिए 1 साल का है तो अगर वो टाइम पे यहाँ पे लोन प्रोवाइड कर देते तो सरकार के द्वारा जो है ना उनको कुछ पैसे के थ्रू जो है वो इनको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, ठीक है। फ्री फूड ग्रेन सप्लाई टू माइग्रेंट फॉर 2 मंथ्स के लिए है। इसका एम है कि फूड ग्रेन असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड करना है, और इसमें क्या क्या है कि 5 kg जो है यहाँ पे ग्रेन्स तो है ही पर पर्सन के लिए, इसमें आपका 1 kg चना भी रखा गया है पर फैमिली पर मंथ के लिए, जितने भी माइग्रेंट्स है जिसको भी आज के डेट में एग्जिस्टिंग स्कीम में आपका कवर्ड नहीं किया गया है। अगर हम लोग देखें तो 8 करोड़ माइग्रेंट्स को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस स्कीम से काफ़ी ज़्यादा उनको बेनिफिट होगा। सेकंड है कि यहाँ पे कुछ मेजर्स लिया जाएगा इन रिलेशन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप। सच चीज़ होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, कुछ लोगों का ग्रुप होता है जो कि खुद के लिए ही वो जो है हेल्प करते हैं। तो 12,000 यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिनको यहाँ पे 3 करोड़ मास्क प्रोवाइड किया गया है, 1.20 लाख लीटर ऑफ सैनिटाइज़र यहाँ पे दिया गया है। इससे क्या है कि यहाँ पे एक एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी निकल कर आया है अर्बन पुअर के लिए। साथ ही यहाँ पे जो रिवॉल्विंग फंड है उसको भी डिस्पर्स किया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, और साथ ही यहाँ पे जो पैसा पोर्टल है, पैसा पोर्टल पे भी जो है ना यहाँ पे आप लोग देखोगे कि आपका यहाँ पे जो फंड दिया गया है वो पैसा पोर्टल पे दिया गया है, और पायलट बेसिस पे चलाया जा रहा है अभी गुजरात में। अब इसको जो है ना अगर पायलट बेसिस पे चलाने का मतलब है कि गुजरात के कुछ एरिया में ये चलेगा, अगर कुछ सर्टेन टाइम के लिए गुजरात में ये सक्सेस हो जाता है तो इसको ऑल ओवर द स्टेट में भी इसको चलाया जाएगा। पोर्टल है जिसमें कि अफोर्डेबल क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा, इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये पोर्टल का मतलब ही ये पैसा स्टैंड फॉर पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग हैं उनको जो है एक अच्छा खासा
खासा जो है क्रेडिट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, लोन यहाँ पे दिया जाएगा। और साथ ही साथ इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस है, कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि उनका 1 साल के बाद अगर उनको अपना लोन रीपेमेंट करना है तो लोन जितना भी होगा ना उसका 2% जो है सरकार यहाँ पे पे करेगी, तो इसको कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशंस। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पे देखें तो 7,200 न्यू सेल्फ हेल्प ग्रुप है अर्बन पुअर के, जिनको यहाँ पे अभी तक फॉर्म किया गया है जब से ये आउटब्रेक निकल कर आया है। उसके बाद अगर देखें तो एलोकेशंस जो है मनरेगा में भी बढ़ाया गया है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज ये आपका जो है स्कीम है, तो इस स्कीम के अंदर क्या है कि एडिशनल 40,000 करोड़ रुपीस भी यहाँ पे एलोकेट किया जाएगा, जिससे कि बेटर तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके रूरल पार्ट ऑफ कंट्री में। और इससे नियरली 300 करोड़ पर्सनस को जो है ना यहाँ पे उनके लिए एक इलेक्ट्रिसिटी नहीं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट उनको जनरेट किया जा सके, जिससे कि जो माइग्रेंट वर्कर है जो बाहर से हमारे अपने स्वदेश पहुँच चुके हैं यानी कि अपने गांव पहुँच चुके हैं, तो उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल सके। इससे क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ ड्यूरेबल होगा, लाइवलीहुड एसेट उनको मिल पाएगा, वाटर कंजर्वेशन एसेट होगा, जो कि इनडायरेक्टली हमारे रूरल इकॉनमी को, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की इकॉनमी है, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे बूस्ट हो पाएगा। मनरेगा का अगर प्रोविज़न देखें तो इसमें क्या है ना कि जो रिटर्निंग माइग्रेंट है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए है। एक्सपेंडिचर कितना किया जाएगा तो 10,000 करोड़ तक किया जाएगा। 40 से 50% जो यहाँ पे पर्सनस है उनको इनरोल किया जाएगा। अगर हम लोग मई लास्ट ईयर में देखें, और जो एवरेज वेज रेट है वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ होगा, यानी कि 202 था, यहाँ पे 202 हो जाएगा, पहले कितना था तो 182 था। तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि 20 रुपये बढ़ाया जा रहा है। हालांकि ये 20 रुपये बढ़ाया जा रहा है तो इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। मैं आप लोग भी पढ़े होंगे काफ़ी हिंदू न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आया था, तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था काफ़ी सारे जो एडिटर है उनके द्वारा कि 20 रुपये बढ़ाने से क्या होगा, बट फिर भी ठीक है 20 रुपये बढ़ाया गया है। ये 202 रुपीज़ जो है पर डे का यहाँ पे दिया जाएगा। तो मनरेगा में एलोकेशन कर बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो आर्टिकल मैं ये भी पढ़ रही थी कि ऐसा भी सजेशन दिया जा रहा है कि मनरेगा में क्या है कि 150 डेज़ का जो गारंटी वर्क दिया जाता है, तो इट शुड बी इंक्रीज, नंबर ऑफ डेज शुड बी इंक्रीज, सो डैट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे माइग्रेंट लेबर जो अपने देश अपने जो गाँव लौट चुके हैं उनको ज़्यादा दिन तक जो है काम करने का मौका मिले। ठीक है, फिर है स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड। ये क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को परमिट किया गया कि वो स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड को यूटिलाइज़ करे, जिसके थ्रू जो माइग्रेंट आ रहे हैं उनके लिए शेल्टर प्रोवाइड किया जाए, उनको अच्छा खासा फूड और वाटर के जो फैसिलिटी है वो सब यहाँ पे प्रोवाइड किया जाना चाहिए। सो ये सारा काम यहाँ पे इनके लिए किया गया है। ठीक है, तो माइग्रेंट लेबर के लिए आप लोग समझ गए कि क्या क्या मेजर्स लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेजर्स जो अनाउंस किया गया है रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और इसी के साथ जो अलाइड सेक्टर्स है उसके लिए। तो इस पैकेज का एम है कि जो भी चैलेंजेस यहाँ पे किसान भाई के द्वारा फेस किया जा रहा है, जैसे कि डायरेक्ट असिस्टेंस उनको देना है या फिर क्रेडिट लाइन को ओपन करना है, तो किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम उनके द्वारा फेस किया जा रहा है तो ये सारी चीज़ें जो है इस तरीके के पैकेज में रिलीफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि अब तक क्या क्या यहाँ पे स्टेप्स लिया गया है, क्या क्या सेक्टर्स है और क्या क्या मेजर अनाउंस किया गया है, ये सब एक एक करके देखेंगे। फिजिकल सपोर्ट, यानी कि फिजिकल सपोर्ट, पैसे से सपोर्ट जो है फार्मर्स को किस तरीके से दिया गया है। तो लॉकडाउन के टाइम में फिजिकल सपोर्ट जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड किया गया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू, यानी कि सरकार क्या करते हैं कि किसी भी फसल में जो है ना जब उसको बोया जाता है तो उसी टाइम से मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो फिक्स कर देते हैं कि अगर वो मार्केट में इतनी प्राइस में नहीं बिका तो सरकार जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वो खरीद लेंगे। मान लीजिए पोटैटो है, अगर पोटैटो जो है ना सरकार यहाँ पे फिक्स कर देती कि 5 रुपीज़ पर केजी जो है वो खरीद लेंगे, तो फार्मर्स के पास एक अपॉर्चुनिटी होता है कि वो इसका दुगना तिगुना दाम लगाकर जो है मार्केट में बेच सकते हैं। कहने का मतलब है कि वो 40 रुपये पर केजी बेचे, 50 रुपये पर केजी बेचे, तो इस तरीके का वो बेच सकते हैं, उनके पास ये अपॉर्चुनिटी रहता है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। फिर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, पीएम किसान है, जिसके थ्रू जो है 6,000 रुपीज़ जो है पर ईयर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड किया जाता है। पीएम फसल बीमा योजना है, जिसके थ्रू आप लोग को पता है कि मिनिमम आपका प्रीमियम देना है, और यहाँ पे आपके खरीफ क्रॉप के लिए, रबी क्रॉप के लिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए जो है ना एक अलग से आपका यहाँ पे प्रावधान रखा गया है कि उनको यहाँ पे फिजिकल सपोर्ट दिया जाएगा। फिर है लिक्विडिटी सपोर्ट है फार्मर्स के लिए, रूरल इकॉनमी के लिए। तो नाबार्ड में यहाँ पे आपका जो है रीफाइनेंसिंग वर्ट यहाँ पे आपका रखा गया है 29,500 करोड़ का, वो भी कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक के लिए। और कहाँ पे कब कब, तो यहाँ पे मार्च 2020 में। तो ये ध्यान रखना है कि नाबार्ड के द्वारा भी यहाँ पे आपका दिया गया है। यानी कि ये क्या है कि लिक्विडिटी सपोर्ट अगर देखें फार्मर्स को और रूरल इकॉनमी को, तो यहाँ पे नाबार्ड के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, साथ ही सपोर्ट अगर देखें तो 4,200 करोड़ का यहाँ पे सपोर्ट दिया जाएगा, और वो भी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए, कि रूरल एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है उसके लिए 4,200 करोड़ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, और 2020 मार्च में, जिससे कि जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फिर से बिल्ड किया जा सके।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा देखें तो इस तरीके का आपका RIDF बनाया गया था नबार्ड में, वो भी 1995 में। इनिशियल कॉर्पस जो रखा गया था वो 2000 करोड़ तक का था। ये फंड को जो आपका बनाया गया था फाइनेंस एक्टिविटीज़ के थ्रू, जो कि आपका एग्रीकल्चर और इससे जो रिलेटेड सेक्टर है जैसे सोशल सेक्टर, रूरल कनेक्टिविटी, तो ये सारे में आपका यहाँ पे फंड जो है प्रोवाइड किया गया था। डायरेक्ट सपोर्ट देखें कि फार्मर्स और रूरल इकॉनमी को डायरेक्ट सपोर्ट कैसे प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद है कि डायरेक्ट सपोर्ट प्रोवाइड करना फार्मर्स को और जो रूरल इकॉनमी को, तो यहाँ पे प्रोविज़न रखा गया है 3 मंथ का लोन जो है वो यहाँ पे दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। साथ ही इंटरेस्ट सबवेंशंस और प्रॉम्प्ट जो रीपेमेंट इंसेंटिव्स है वो भी यहाँ पे क्रॉप लोन के ऊपर दिया जाएगा, जो कि 1 मार्च से है और इसको एक्सटेंड किया गया है कब तक, तो 31 मई 2020 तक। इस स्कीम के अंदर क्या है कि बैंक्स को यहाँ पे जो है ना कहा जाएगा कि वो इंटरेस्ट सबवेंशंस प्रोवाइड करे 2% का और प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव्स हो 3% का। इंटरेस्ट सबवेंशन है कि टोटल जितना यहाँ पे फार्मर्स के द्वारा जो रीपेमेंट किया जाएगा लोन का, तो सॉरी, उसका 2% जो है सरकार यहाँ पे करेगी। और प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव्स कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे फार्मर्स अपने टाइम पे वो यहाँ पे पैसा दे देते हैं, रीपेमेंट कर देते हैं, तो फिर यहाँ पे 3% तक का जो है उनको इंसेंटिव्स भी दिया जाएगा क्रॉप लोन में, जो कि यहाँ पे 3 लाख तक का अगर लोन है तो अगर वो टाइम पे रीपेमेंट कर देते हैं तो उनको 3% का इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखो कि और क्या क्या है। अगर देखें तो 25 लाख न्यू किसान क्रेडिट कार्ड यहाँ पे आपका सैंक्शन किया जाएगा और लोन लिमिट जो है वो 25,000 करोड़ तक का है। ठीक है, तो किसान क्रेडिट कार्ड है जिससे कि यहाँ पे जो किसान है उनको यहाँ पे क्रेडिट लेने के लिए कार्ड यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, तो 25,000 तक किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। एलाइड सेक्टर में देखें, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में, तो मिल्क का जो डिमांड है वो यहाँ पे 20-25% तक कम हो गया है और इनडायरेक्टली यहाँ पे जो है सप्लाई ग्लट के कारण ये देखने को मिला, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सप्लाई चेन ब्रेक हो गया है, तो इसके कारण जो है ना मिल्क की डिमांड हमारे कंट्री में थोड़ा कम हो गया है। 560 लाख लीटर पर डे जो है ये प्रोक्योर किया जाता था डेली, जो कि आज के डेट में कितना है, तो 360 लाख यहाँ पे लीटर पर डे है। तो इस इश्यू को ओवरकम करने के लिए ये जो हमारे यहाँ का डिमांड कम हुआ है, क्योंकि हम लोग मिल्क के सबसे वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो अगर इस तरीके का डिमांड कम होगा तो हमारी इकॉनमी कहीं ना कहीं हिट होगी। तो उसको यहाँ पे पूरा करने के लिए जो है 111 करोड़ लीटर जो एक्स्ट्रा है वो प्रोक्योर किया जाएगा इस क्राइसिस के टाइम में। एक न्यू स्कीम है जिसको कि लॉन्च किया गया था, जिससे कि इंटरेस्ट सबवेंशन यहाँ पे 2% पर एनम डेयरी कोऑपरेटिव्स को 2020 और 2021 के लिए यहाँ पे दिया जाएगा। फिशरीज सेक्टर्स देखें तो फिशरीज सेक्टर्स में क्या है कि जो वैलिडिटी है बहुत सारे रजिस्ट्रेशन का, उसको यहाँ पे एक्सटेंड किया जाएगा और इंपोर्ट परमिट भी दिया जाएगा। साथ ही जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि कैसे यहाँ पे क्वारंटीन फैसिलिटी को जो है ये आपका जो क्वारंटीन फैसिलिटी एक्सेस किया जा रहा है, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज़ करना है, टाइम रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करना है, एडिशनल प्रोसीजर चेक करना है, वो भी ड्यू टू कोविड-19। तो ये सारा प्रोविजन भी आपका फिशरीज सेक्टर्स के लिए रखा गया है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लिए कि यहाँ पे फार्मर्स और एलाइड सेक्टर्स का कुछ सिग्निफिकेंट मेजर्स देखते हैं जो कि इस पैकेज में अलाउ किया गया है। तो मेजर्स क्या क्या लिया गया है जिसके थ्रू जो है फार्मर क्रेडिट यहाँ पे बढ़ सके। तो सबसे पहला है कि इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल जो है फार्मर्स के लिए है नबार्ड के थ्रू। प्राइमरी एम इस स्कीम का यही है कि एक एडुकेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को। RRB जो है और यहाँ पे रूरल कोऑपरेटिव बैंक जो है वो मेन सोर्स होंगे क्रेडिट का। और साथ ही साथ इस इंस्टीट्यूशन में देखें तो नबार्ड को यहाँ पे एडिशनल फाइनेंस सपोर्ट दिया जाएगा 30,000 करोड़ का, जिसके थ्रू वो यहाँ पे क्रॉप लोन जो रिक्वायरमेंट है रूरल के कोऑपरेटिव बैंक और RRB का, तो उसको ये मीट कर सके, तो इसी के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जो आप लोग देखते हो कि जितने यहाँ पे क्रेडिट वगैरह लेना होता है तो 2 जगह से जो है ये लोग लोन लेते हैं, एक तो RRB है और दूसरा है यहाँ पे रूरल कोऑपरेटिव बैंक। तो ये मेन सोर्सेज है जहाँ से क्रेडिट लिया जाता है, तो यही सारी जगहों पे जो है यहाँ पे आपका इसको बूस्टअप किया जाएगा। तीसरा है नबार्ड, तो नबार्ड को भी एडिशनल रिफाइनेंस सपोर्ट दिया जा रहा है 30,000 करोड़ का। ठीक है, ये जो स्कीम है इससे 3 करोड़ फार्मर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। साथ ही मोस्टली जो स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। कंसेशनल क्रेडिट भी दिया जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू और एलोकेशन कितना है, तो 2 लाख करोड़ तक का यहाँ पे रखा गया है। इसका एम है कि फार्मर्स को यहाँ पे प्रोवाइड करना है कि वो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट को एक्सेस कर सके और एकदम कम से कम इंटरेस्ट रेट में। स्पेशल ड्राइव जो है वो यहाँ पे लिया जाएगा जिसके थ्रू क्रेडिट यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके PM किसान बेनिफिशरीज को किसान क्रेडिट कार्ड में। ये जो स्कीम है इसके अंदर आपका 2.5 करोड़ फार्मर्स को कवर किया जाएगा, जिसमें कि फिशरमैन और एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स दोनों हैं। ठीक है, तो ये बात हम लोग देख लिए। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक और